नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश के 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं 7 नवंबर से यहाँ मतगणना माफ़ कीजिएगा मतदान शुरू हो जाएगा और 30 नवंबर तक मतदान चलेगा। उसके बाद 30 नवंबर तक जो मतदान होगा, जितने सारे वोट पड़ेंगे उनमें 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी यूँ कहें कि 7 नवंबर से जो चुनाव का पहला चरण है वो शुरू होगा और 30 नवंबर तक चलेगा। अब जो पहले चरण के चुनाव में कुछ 3-4-5 दिन ही बचे हैं, उसके बाद तो फिर एक तरीके से प्रचार भी बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, जबकि बाकी राज्यों में एक ही चरण में यानी एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जैसा मैंने कहा, साल 2023 के ये आखिरी चुनाव हैं और इन्हें अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी बता रहे हैं। रिहर्सल, लेकिन ये रिहर्सल जैसा तो जरूर कह सकते हैं, भले ही सेमीफाइनल ना हो। देश के लगभग सभी बड़े सियासी दल चुनावी दंगल में अपनी जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं और दावे कर रहे हैं, हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। सामूहिक नेतृत्व की बात भाजपा कर रही है और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको भी एक तरीके से किनारे कर दिया गया है। कांग्रेस भाजपा की नीतियों के खिलाफ मैदान में उतरी है। 5 राज्यों में से ज़्यादातर राज्यों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तेलंगाना को छोड़ दें तो वहाँ बीआरएस और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तव में बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है। तो चुनौती कांग्रेस के सामने 2 राज्य बचाने के है और जो बीजेपी है उसके सामने भी चुनौती 2 राज्य बचाने के है। जो मिजोरम है वहाँ भी मिजो नेशनल फ्रंट MNF के साथ भी बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है। हर चुनाव मोदी जोश शोर से चुनावी प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री उतरते हैं। बंगाल के चुनाव में ताकत झोंक दी थी, कर्नाटक में उन्होंने ताकत झोंक दी थी, गुजरात में ताकत झोंक दी थी, हिमाचल में ताकत झोंकी थी। हिमाचल में तो एक प्रत्याशी से जो नाराज लोग थे, बीजेपी के बागी थे, उनसे भी बात की थी नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी बहुत पूरे मन से, शिद्दत से पार्टी के लिए जूझते हैं, काम करते हैं और उतरते हैं। लेकिन और वास्तव में मोदी के सहारे नैया भी बीजेपी की पार होती है। चाहे लोकसभा में तो खुद चेहरा होते हैं, लेकिन विधानसभाओं भी मोदी के चेहरे पर ही वोट पड़ते हैं। लेकिन ऐसा इस बार होता दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार से दूर हैं इधर कुछ दिनों से, या बहुत कम वो उन चुनावी राज्यों के इर्द गिर्द पेरीफेरी में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो गए हैं। किसी की जो इस तरीके के कार्यक्रमों में गए हैं जो किसी संत महंत का कार्यक्रम हो, किसी समाज सेवी की जयंती हो, इस तरीके के कार्यक्रमों में वो गए हैं। वो भले ही चुनावी राज्यों में कार्यक्रम रहे हों, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद ऐसी मेरे पास खबर है, जानकारी है कि आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री उतना सक्रिय नहीं दिखे, उतना सक्रिय नहीं है, या वो उतना प्रचार नहीं कर रहे हैं जितना वो अन्य राज्यों में करते रहे हैं। चुनाव प्रचार का दौर लगभग धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। और जहां 7 नवंबर को चुनाव होने हैं, मतदान होना, वहां तो अभी चुनाव प्रचार थमने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ना तो अब किसी राज्य में PM की कोई चुनावी जनसभा की खबर आ रही है और ना ही कोई जनसभाएं हो रही हैं और ना ही कोई प्रचार वाला रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आखिरी जो चुनाव प्रचार था, PM मोदी के चुनाव प्रचार जो वास्तव में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये सवाल बड़ा है कि आखिर PM मोदी चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बना रहे हैं। ये सवाल विपक्ष भी दाग रहा है। विपक्ष भी पूछ रहा कि PM मोदी चुनाव प्रचार से क्यों दूर। मंथन आज इसी पर कि प्रधानमंत्री की प्रचार से दूरी मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में जोर शोर
से जुटे हुए हैं। स्टार प्रचारकों ने प्रचार शुरू भी कर दिया है। पीएम मोदी के बारे में यह है कि वो अभी भी दूर हैं चुनाव प्रचार से, या यूं कहें कि जब चुनाव घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं उन्होंने की, कुछ सरकारी कार्यक्रम भी उन्होंने किए, और उन सरकारी कार्यक्रमों में उन्होंने वहाँ की सरकारों को भी निशाने पर लिया। तो ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जिस आक्रामक तरीके से चुनाव से पहले इन राज्यों में उतर आए हैं मैदान में, उसे लग रहा था कि जब चुनाव घोषित हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो प्रधानमंत्री बहुत जबरदस्त बड़ा आक्रामक चुनाव प्रचार करने वाले हैं, जैसी कि उनकी आदत है, अदा है, और जैसी कि वो मेहनत करते हैं अपनी पार्टी के लिए। पीएम मोदी ने अगर देखा जाए तो चुनाव घोषित होने के बाद, आधिकारिक घोषणा होने के बाद 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश में 19 अक्टूबर को एक मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी थी। बस आचार संहिता लगने के बाद उनका ये इकलौता मध्य प्रदेश में, या यूं कहें कि जो चुनावी राज्य हैं वहाँ उनका ये इकलौता चुनाव प्रचार है जो चिट्ठी के जरिए हुआ था। ऐसा खबरें हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कोई अपवाद हो तो मैं बहुत बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन उस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने भावुक अपील की थी और भाजपा को मध्य प्रदेश में जीत की अपील की थी। उस चिट्ठी पर भी ये हुआ था कि भाई मोदी जी को इतने सारे शिवराज ने काम किए तो मोदी जी को अपील क्यों करनी पड़े। लेकिन अब तक किसी भी चुनावी राज्य में चुनाव प्रचार उस तरीके से, जैसा वो आक्रामक करते हैं उस तरीके से दिख नहीं रहा, क्योंकि रैली, रोड शो, ताबड़तोड़, चाहे बंगाल रहा हो चाहे कर्नाटक रहा हो, प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार करते हैं। गुजरात में बहुत आक्रामक प्रचार किया था उन्होंने, जबकि उनका वो गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है। प्रधानमंत्री अगर एक आंकड़ा देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चुनाव प्रचार कर्नाटक में किया था, यानी चुनाव प्रचार का मतलब चुनाव घोषित होने के बाद उनकी आखिरी चुनावी रैली और रोड शो कर्नाटक में 8 मई को बेंगलुरु में थी, और उसके बाद से प्रधानमंत्री ने किसी बड़ी रैली या रोड शो में हिस्सा नहीं लिया। कर्नाटक में पीएम मोदी ने कुल 18 रैलियां की थी, 6 रोड शो किए थे, लेकिन उसके बावजूद नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। बीजेपी वहां बुरी तरह हारी, और मोदी के चेहरे पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि अब ये चेहरा चलने वाला नहीं है। आरएसएस ने भी अपने मुखपत्र में इन बातों का जिक्र किया कि नहीं, अब केवल अकेले मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं होने वाला। चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। 2014 से लेकर कर्नाटक चुनाव तक बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने महानायक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव प्रचार करती रही है और सफलता दर सफलता हासिल करती रही है। एक दौर तो 2018 के आसपास ऐसा आया था कि पूरा जो भारत का नक्शा था वो चारों तरफ भगवा ही भगवा था, और बीजेपी की सरकारें ज़बरदस्त तरीके से कायम हो गई थी। केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला, और प्रधानमंत्री उनको गिनाकर विपक्ष पर सीधे हमले करते हैं। विपक्ष को भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाकर वो बहुत आक्रामक तरीके से जनता को और ख़ास तौर पर युवाओं को, गरीबों को अपनी तरफ मोड़ने में सफल भी रहे हैं। और अपनी योजनाओं के दम पर प्रधानमंत्री ने काफ़ी कुछ पॉलिटिकल माइलेज अपनी पार्टी को दिलवाया है। राज्यों में चुनाव प्रचार में ऐसा इस बार नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? क्या ये बीजेपी की कोई नई रणनीति है? क्या इस रणनीति में 2024 का लोकसभा चुनाव छिपा हुआ है? क्या मोदी ने 2024 के लिए चुनाव अभियान या प्रचार को देखते हुए फिलहाल विधानसभा चुनाव के जो प्रचार हैं या विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है उसमें आक्रामक प्रचार न करके फिलहाल वो हो सकता है कि अभी समाप्त होते होते प्रचार कुछ रैलियां वो करें या कुछ रोड शो करें, और फिर राज्यों के जो इंटरनल सर्वे भी आ रहे हैं उनमें भी अगर राजस्थान को आप छोड़ दें तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ चाहे मध्य प्रदेश, वहाँ जो सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ रही है वहाँ। और अगर तेलंगाना को देखें तो तेलंगाना में तो बिल्कुल जो बीजेपी कभी टीआरएस से लड़ती नजर आ रही थी 6-8 महीना पहले, अब बीजेपी वहाँ तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस और बीआरएस की वहाँ सीधे सीधे लड़ाई है, चंद्रशेखर राव की पार्टी। पीएम की क्या, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्या पीएम की छवि, क्या उनका चेहरा डेंट ना हो इसलिए ऐसा किया गया है? क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, कोई रणनीति है, या नरेंद्र मोदी अभी अचानक फिर से अवतरित होंगे और धुआंधार प्रचार करके विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे? इस तरीके की भी बातें हो रही हैं। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी इस तरीके की बातें हो रही हैं। अमित शाह
ज़्यादा दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह की एक रैली मध्य प्रदेश के इंदौर में मैंने देखी, उसके अलावा राजनाथ गडकरी जैसे नेताओं को प्रचार में जगह नहीं मिल रही है। कहने के लिए उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है। हाँ, योगी आदित्यनाथ की सभाएं हैं, वो कर भी रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा की सभाएं हैं, वो कर रहे हैं। ये फायर ब्रांड नेता हेमंता विश्व शर्मा ताजे ताजे नए नए फायर ब्रांड नेता बने हैं, उनकी भी सभाएं हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जेपी नड्डा भी बहुत उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं। वो केवल ये है कि अध्यक्ष हैं तो लाज बचा रहे हैं अपनी, लेकिन सब कुछ पूरा जो 5 राज्यों का चुनाव है वो अमित शाह के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मध्य प्रदेश में जो स्थानीय नेतृत्व है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, स्थानीय नेतृत्व पूरी तरीके से गौड़ है और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में कमान संभाल ली है। अमित शाह ने वहाँ पर भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लगा रखा है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री हैं। इन्हीं दोनों के जरिए वहाँ का पूरा चुनावी मैनेजमेंट हो रहा है। इसी तरह राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी चुनावी जो मैनेजमेंट है अमित शाह पूरी तरीके से देख रहे हैं। इस पर भी विपक्ष ने भी हाल में सवाल उठाया। अमित शाह ने शिवराज चौहान की मौजूदगी में एक सभा में बयान दिया, भाषण दिया उन्होंने, और उसमें कहा गया कि भाई अफसर कमल का ध्यान रखें। उन्होंने वहाँ की मध्य प्रदेश के नौकरशाही को भी याद दिलाया कि अफसर कमल का ध्यान रखें, नहीं तो उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा। ये शायद आचार संहिता के उल्लंघन में आता है, लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग कहाँ है। गृह और कानूनी मामलों के मंत्री भी हैं वो, तो आचार संहिता, और वो कहते हैं कार्यकर्ताओं से, वो कहते हैं कि आचार संहिता की चिंता मत करो, और कार्यकर्ताओं से कुछ बैठकों में कहते हैं कि एसपी बीएसपी की मदद करो, और साफ साफ करें कि रूठों को मनाने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें ये बता रही हैं कि बीजेपी थोड़ा मुश्किल में है इन राज्यों में। हाँ, राजस्थान में थोड़ी स्थिति मजबूत दिख रही, वहाँ बीजेपी हो सकता है अपनी सरकार बना ले जाए, इसमें कहीं कोई अभी बहुत इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन वहाँ भी मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। देवेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सचिन रावत हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं लखनऊ से। सचिन जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वीरेंद्र सक्सेना जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, नहीं जुड़े हैं फिलहाल। रजा हुसैन रिजवी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी कई हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी लगातार रोज नए नए पैंतरे सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने तोते की गर्दन पकड़ ली है। एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था, और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गया। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है।
इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने तोता पकड़ लिया है। वो तोता अडानी के रूप में है। राहुल गांधी लगातार हमले कर रहे हैं। अगर पूर्व के चुनाव आप देखें, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे गुजरात का हो, कांग्रेस के नेता जैसे कुछ बोलते थे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे सभाओं में, प्रधानमंत्री उसका बहुत आक्रामक तरीके से हमला करके उसका जवाब देते थे। तोते वाली बात हो गई। जहां मेरा ये जो बयान है राहुल गांधी का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि विपक्ष कितना आक्रामक है, कितना आक्रामक दिख रहा है, और बिना नरेंद्र मोदी के बीजेपी के आक्रमण में वो धार बन नहीं पाती। लाख कोई कहे, क्योंकि उनके जैसा वक्ता इस देश में है नहीं, विपक्ष में भी नहीं है, बहुत बड़े वक्ता हैं वो। तो वो धार की कमी वो दिख रही है बीजेपी के चुनाव प्रचार में। हम सीधे देवेंद्र यादव, नेता बीजेपी, हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के रूप में जानते हैं, वहाँ से जुड़े हैं। देवेंद्र भाई, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, पुनः आभार आपका। आपने सुना होगा कि जो मैंने कहा कि धार, प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार करते हैं तो उसका आयाम बिल्कुल दूसरा ही होता है, भूतो न भविष्यतो। और वो जिस तरह आक्रमण करते हैं, फिर विपक्ष के सारे हथियार धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन वो हथियार, वो प्रधानमंत्री का वो आक्रामक प्रचार इस चुनाव में अभी दिख नहीं रहा। जब से एक तरीके से आचार संहिता लगी और आधिकारिक रूप से चुनावों की घोषणा हुई है, ये कोई रणनीति है, आप लोगों का मास्टर स्ट्रोक है, या फिर कुछ और है? देवेंद्र भाई, अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, और ये पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। इस पार्टी में सभी की एक जिम्मेदारी तय होती है, और पार्टी की एक रणनीति भी होती है। पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, जिसको जहां पर आवश्यकता होती है, पार्टी उसको वहां पर जिम्मेदारी, दायित्व देके भेजती है, वो अपना काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे एक इलेक्शन के अलर्ट मोड में रहती है। अगर आप 24 घंटे पहले आप घोषणा करें, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता इतना है कि उसे कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मैं ये तो बड़ी ठीक है, मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी। बहुत सहमत हूँ इन बातों से, क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस को बहुत करीब से जानता हूँ। लेकिन आप ये मान लें कि आपका मुख्य गेंदबाज, जिसके दम पर आपने बड़े बड़े मैच, विश्व कप जीते हों, और वो मुख्य गेंदबाज केवल इसलिए नहीं कि भाई उसको जिम्मेदारी नहीं दी गई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेदारी नहीं हो, क्योंकि वो तो दुनिया को जिम्मेदारी देते हो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि संगठन से मोदी जी भी गवर्न होते हैं, निश्चित तौर पर होते होंगे, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन पूर्व में तो लगातार आप कर्नाटक के चुनाव प्रचार को देखिए, 17 रैलियाँ, 18 रैलियाँ, उससे पहले बंगाल में रैलियाँ, गुजरात में रैलियाँ, हिमाचल में रैलियाँ, और अभी चुनाव घोषित होने से पहले भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तेलंगाना तक में प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े कार्यक्रम, सरकारी भी हुए और गैर सरकारी भी, पार्टी के भी कार्यक्रम हुए, उनमें लगातार वो विपक्ष को चैलेंज करते रहे, विपक्ष को दौड़ाते रहे, विपक्ष को एक तरीके से घेरते रहे। तो अब ऐसा क्या हो गया है देवेंद्र भाई? देखिए, ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ जिसको आपको, या मतलब विपक्ष की पार्टी जिस बात को वो कहना चाह रही है, ऐसा कहीं पे भी किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। जो हमारा नेतृत्व है, उसको जो जैसा जिस समय लगता है वो उस समय उस पर उतना काम होता है। और आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी उसकी, गिलहरी और कौवे वाली। तो गिलहरी अपना काम समय से करती है, और कौवा वो कहता है कि मैं बाद में अपनी फसल को इकट्ठा कर लूंगा। तो हमारी जो पार्टी की जो नीति है, जो हमारा काम है, वो समयबद्ध तरीके से सही वक्त पर, सही वक्त जो टाइम होता है, जो हमारा स्टॉक होता है, वो करने का। और आज भारत के अंदर देखेंगे, इलेक्शन जो है मुद्दों के ऊपर है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
और जो भी जनमानस की समस्या है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देवेंद्र भाई, ये तो दौर चल पड़ा है। राहुल गांधी तोते की कहानी सुना रहे हैं, कह रहे ऋषि ने बताया कि तोता झोपड़ी में है, और आप गिलहरी की कहानी सुना रहे हैं। अरे भैया, हम लोग कहानी सुनने के लिए बैठे हैं क्या? अरे इस जनता की, देश की जनता कुछ मुद्दों पे आएगी क्या कि केवल कहानी, किस्से और रहस्य होता रहेगा? मैं सचिन रावत के पास जा रहा हूं। सचिन रावत, आपके नेता तोता की कहानी सुना रहे हैं, और अभी देवेंद्र भाई ने कहा कि भाई गिलहरी, तो बीजेपी का संगठन गिलहरी है, वो कह रहे हैं भाई हम लोग अपना काम करते हैं, अब कौवा कौन है आप लोग तय करो। सचिन रावत साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि कर्नाटका में चुनाव हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव हुआ। मैं आज जो है मुद्दों पर राजनीति जो कांग्रेस पार्टी कर रही, विपक्ष कर रहा, उसकी बात करना चाहूंगा। इस तरह से देवेंद्र भाई ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। 55 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी की स्तर आज जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में है। निश्चित तौर पे भुखमरी में भी आपने देखा होगा, जिस तरह से रिपोर्ट आई थी उसमें भी जो गरीबी है वो 22 करोड़ से ज्यादा हो गई। और निश्चित तौर पे जो नफरत की सियासत है वो भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई हमारे देश में, उसको पूरे विश्व ने देखा। तो हमारे पास मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन अब जो है मोदी जी का जो चेहरा है वो फ्लॉप हो चुका है। मैं हिमाचल का प्रभारी था, चौहान साहब, और हिमाचल में मैं कैंपेन कर रहा था। वहां पर मैंने बहुत से पोस्टर देखे थे। वहां मुख्यमंत्री के जो पद जिनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया था उनकी फोटो नहीं थी, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, उनके चेहरे पे नाम पे वोट मांगे जा रहे थे। अब जो है मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, कर्नाटका में तो आपने देखा, आपने बताया कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा रैली प्रधानमंत्री जी ने की। लेकिन अब जनता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो एक 2014 में झूठ बोलने की सियासत थी और उन्होंने माहौल बनाया धर्म के नाम पर, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका स्तर गिरता हुआ जा रहा है। अब निश्चित तौर पे वो फ्लॉप साबित हो रहे हैं। अभी 2 राज्यों ने उनको परिणाम दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जिस तरह से पोलराइजेशन, धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये बात सचिन भाई, ये बात आप लोग 19 में भी यही कह रहे थे कि 14 में चढ़ गए, 19 में नहीं चढ़ेगी, फिर आ गए वो ज्यादा सीटों से। तो अब जरा सोच समझ कर बोलिए भाई। नहीं, मैं तो सोच समझ के बोल रहा हूं। मैंने आपको बताया मैं हिमाचल का इंचार्ज था, मैं कर्नाटका का भी चुनाव मैंने वहां पे कैंपेन किया। अब मैं 5 राज्यों का चुनाव भी आपको बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों की सियासत कर रही है और मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के सामने है। अब जनता ने मन बना लिया है कि मोदी की जो विदाई है उसको तय किया जाए 2024 में। ये सेमीफाइनल है 5 राज्यों का, अब इसके बाद फाइनल होगा। क्योंकि निश्चित तौर पे जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी प्लानिंग के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमें जो है अडानी, क्योंकि अडानी ने पूरा जो प्राइवेटाइजेशन मोदी जी के नाम पर पूरा प्राइवेटाइजेशन किया है, सारी नॉर्थन कंपनियों को खरीद दिया है और उसकी जो भी काम किया है वो मोदी जी ने उनको हायर करके दिया है। तो आज मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो ये पूंजीपति मित्रों के लिए काम करते हैं, अब जो है जनता भी समझ गई है कि आप उनको एक बार सचिन भाई, तोता पकड़ने से क्या 24 का चुनाव जीत पाओगे क्या आप? तोता पकड़ लिया, आपने कह रहे हो तोता पकड़ लिया, राहुल जी कह रहे तोता पकड़ लिया, तो क्या तोता पकड़ने से 24 का चुनाव जीत पाओगे क्या? 5 राज्यों में तो चलो अब कोई मतलब ही नहीं है। 5 राज्यों में तो अपने अपने दावे हैं। एक ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद बीजेपी के नेता से रिएक्शन कि भाई मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो नहीं चलने वाला, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, 2 बार तो चढ़ गई। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट रहा है। इस बीच हमारे साथ एक और नए मेहमान प्रोफेसर ML वर्मा साहब जुड़ गए हैं। वर्मा साहब के बारे में बता दूं, वो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, सैफोलॉजिस्ट हैं और समाजशास्त्री भी हैं। समाज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सचिन रावत हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, अभी जुड़े हुए थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र यादव के पास फिर जाऊंगा। देवेंद्र भाई,
कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई आप लोगों के वो मुद्दे चल नहीं रहे हैं, मोदी का चेहरा अब चुनाव जिताऊ नहीं बचा है, इसीलिए अब आप लोग थोड़ा सा उनको पीछे कर रहे हैं। ये कांग्रेस का आरोप है, कितना सही कितना गलत ये आप बताइए। देखिए, विपक्ष का काम है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, तो इसमें कोई उनको मना थोड़ी कर सकता है, उनकी आदत है सपने देखने की। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा, एक ही काम है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने नए कार्य करके जो अपने आयाम स्थापित किए हैं, वो ना तो ये लोग सोच सकते और ना ही कर सकते। दूसरे, इनकी रणनीति है कि मतलब जो विदेश में जाके भारत की बुराई करने का जो अच्छे काम है, कभी आपने विपक्ष के मुख से सुना हो कि मोदी जी ने इतने काम किए? चाहे सड़क का मामला ले लो आप, आज आपको देखेंगे भारत में कितने हवाई जहाज के लिए जो अपनी हवाई पट्टियां बन रही हैं। आप लोग भी नहीं तारीफ करते हो, जो पूर्व के प्रधानमंत्री कभी नहीं तारीफ करते हो। नेहरू की आलोचना, इनकी आलोचना, उनकी आलोचना, आप भी नहीं तारीफ करते हो, प्रधानमंत्री भी तारीफ नहीं करते हैं। कहाँ तारीफ करते हैं बताइए? ये तो चलन हो गया कि एक दूसरे की लकीर को मिटाओ। कहाँ चलन है? तारीफ का काम ही खत्म हो गया। अटल जी किया करते थे तारीफ। देवेंद्र यादव, मुझे लगता है कि संपर्क देवेंद्र यादव का टूट गया। बोलिए देवेंद्र यादव, रिएक्ट करिए जल्दी से, मैं फिर रजा हुसैन रिजवी साहब के पास जाऊंगा, काफी देर से जुड़े हुए हमारे साथ। जी सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम करके दिखाया। आज भारत का प्रत्येक नागरिक मोदी जी में अपनी आस्था रखता है और डबल इंजन की सरकार ने जो काम करके दिए हैं, विपक्ष उसकी बात तक नहीं करता और करना तो बहुत। ठीक है, ठीक है देवेंद्र यादव, मैं लौटता हूं आपके पास। रजा भाई, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हमने 2014 बल्कि 2012, 13, 14 अब तक लगातार लगभग 10-12 सालों से नरेंद्र मोदी को चुनावी राजनीति के केंद्र बिंदु में हम लोगों ने देखा और आंखें खोली तो लगा सुबह से प्रधानमंत्री जी लगे हैं, दिन में 5-5, 7-7 सभाएं, 6-6 सभाएं, दैच रोड शो, जहां भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा चुनाव हो, प्रधानमंत्री जी ने बहुत निश्चित तौर पर अपनी पार्टी को एक अलग तरीके की ऊर्जा दी है और एक तरीके से वो इंजन बनकर, बहुत पावरफुल इंजन बनकर अपनी पार्टी को खींचकर यहाँ तक वो लाए हैं। लेकिन इन 5 राज्यों में जब से चुनाव की घोषणा हुई है, आयोग ने घोषणा की है, उसके बाद से प्रधानमंत्री की सक्रियता उतनी दिख नहीं रही है। क्या वजह हो सकती है रजा भाई? देखिए दुर्गेश चौहान जी, आप देखिए, अधिसूचना जारी होने से पहले मोदी जी ने कई राज्यों में, आपने स्वयं बताया है कि जाकर के मीटिंग की है। और ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में मंच के ऊपर जो है वो शिवराज जी का नाम नहीं लिया, वो एक अलग मुद्दा था, और मीटिंग करके, बड़ी मीटिंग करके चले भी आए। तो अधिसूचना जारी करने से पहले कई बड़ी बड़ी घोषणाएं राज्यों में करके करोड़ों करोड़ रुपए की मोदी जी आ गए हैं। अब ऐसा है कि अधिसूचना जारी हो गई है, पर्चे दाखिल हो रहे हैं, पर्चे दाखिल होकर के नाम फाइनलाइज हो जाए, किसका टिकट कट रहा है, किसका टिकट मिल रहा है, किसका जो है वो फार्म गलत भर रहा है, किसका जो है वो कैंडिडेट जो है पर्चा वापस ले रहा है, सब ये जब तय हो जाएगा, जब कैंडिडेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कैंपेन चलेगा। आप देखिएगा मोदी जी एक एक राज्य में कम से कम 7-7, 8-8 मीटिंग पूरे जो है 7 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक वो करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे। ये अभी बहुत जल्दी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दिख रहे हैं, ये हमें लगता है। रजा भाई, सवाल इसलिए उठा है, रजा भाई मैं माफी के साथ में आपको रोक रहा हूं, सवाल इसलिए उठा है कि पूर्व का जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री जी का, वो कोई टिकट वापसी का लिस्ट लेकर कभी नहीं बैठा कि कौन प्रत्याशी बैठा है, कौन जा रहा है। ये काम तो बहुत बड़ी टीम करती है। प्रधानमंत्री पूर्व के आप जितने भी चुनाव आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर सारे चुनाव, और आपने ठीक कहा, मैंने भी जिक्र किया कि भाई चुनाव से पहले तो उन्होंने सभाएं चुनाव जैसी की हैं, सरकारी कार्यक्रम किए हैं, लेकिन जब से घोषणा हुई, आखिरी जो उनका चुनाव प्रचार था, जो सही मामले में बेंगलुरु में हुआ था 17 को, उसके बाद से आज तक चुनावी मैदान में जब घोषणा हो गई हो, उसके बाद से प्रधानमंत्री की कोई चुनाव में कोई भागीदारी है नहीं, जो रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। बीच में जैसे अभी वो चित्रकूट गए, तो वो चित्रकूट जहां कार्यक्रम था मफतलाल की जयंती के अवसर पर, वहां पर वो चित्रकूट मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, तो उसको चुनावी रैली या सभा नहीं कह सकते हम रजा भाई। बिल्कुल उसको चुनावी रैली नहीं कहेंगे, उसको तो कहेंगे अपनी सरकारी योजनाओं को वहां पर धन देना और धन दे करके बताना कि हम ये काम करेंगे, इतना करोड़ रुपया महाराष्ट्र को दे, मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, इतना करोड़ रुपया हम छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, कि आम जनता समझे कि सरकार जो है पूरा जो है पैसा दे करके इस राज्य के विकास के लिए लगी हुई है।
तो ये मोदी जी ने किया चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, क्योंकि कोई भी चुनाव रैली होती है तो मंच के ऊपर उस क्षेत्र का विधानसभा का कैंडिडेट खड़ा होता है, हाथ जोड़े खड़ा रहता है, और प्रधानमंत्री अपनी स्पीच देते हैं। स्पीच के बाद कहते हैं फलाना आनंद नगर विधानसभा का जो है रामलाल कुलीर हमारे जी खड़े हुए हैं हाथ जोड़े, ये देखिए भाई इनको वहां से भारी मतों जिताइए। तो फाइनल होने दीजिए ना, उसके बाद भाई मैं एक प्रश्न और कर रहा हूं आपसे। बीजेपी वो पार्टी है जिसने 3 महीने पहले टिकट घोषित कर दिए थे, क्या बात कर रहे हैं आप? अपवादों को छोड़कर, एक दो छोड़कर, बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़, सबसे पहले मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों में सबसे पहले घोषित कर दिया था। 3 महीने पहले टिकट घोषित हो गए थे वहां। लेकिन दूसरी पार्टियों ने कहा कि अभी जो है वो नक्षत्र ठीक नहीं है, सब जो है गमी की पता नहीं किसका नक्षत्र रजा भाई ठीक नहीं है। ये तो खुशी की तारीख में जो है घोषित, कांग्रेस ने कहा कि हम अभी कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे। तो कर चुके हैं, तो बहुत पुरानी बात है रजा भाई, कांग्रेस की भी खत्म हो गई अब। हाँ, तो लिस्ट अब नक्षत्र पता नहीं किसके बारे में आप कह रहे हैं, किसका नक्षत्र खराब है किसका ठीक है पता नहीं हमें, वो तो खैर ज्योतिषी लोग जाने, आम जनता बताएगी वोट दे करके कितना खराब है जी। लेकिन ये सही है कि प्रधानमंत्री उस तेजी से भी नहीं निकल पा रहे हैं जिस तेजी से और चुनाव में निकलते थे। हाँ। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी निकलेंगे तो ये बात तो रजा भाई हम भी कह रहे हैं, जब निकलेंगे तो धुआंधार करेंगे वो, और हम भी ये मान रहे हैं, हमें भी उम्मीद है कि वो निकलेंगे जरूर, हम भी मान रहे हैं कि निकलेंगे। अब सबको धोते हुए वो चले जाएंगे, इसलिए आराम से है कि जितना विपक्ष अपना बोलना चाहे। अरे अभी तो भाजपा की धुलाई करे पड़े हैं विपक्ष वाले, और कोई तोता पकड़ रहा, कोई गिलहरी पकड़ रहा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है राजनीति में। संतोष यादव के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, क्या क्या जरा अपना विश्लेषण बताइए दर्शकों को। आप बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ अंदर पक रहा है आपके, क्या मोदी जी क्यों नहीं अभी उतना सक्रिय जैसे जितना हम लोग पहले देखते थे उनको? देखिए दुर्गेन जी, बंगाल में जिस तरह से मुंह के खाई, सारे मंत्री इनके कितने पड़े रहे, सब पड़े रहे। गुजरात में भी हाशिए से उतर के बिल्कुल पाए। तो कई जगह ऐसी मुंह की भाजपा ने जो खाई है, और उसमें खुद मोदी जी ने कितना बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और इधर बेरोजगारी का मुद्दा जो जबरदस्त उठा है, बेरोजगार युवक जो बेरोजगार घूम रहा है, कंपनियां बेची जा रही हैं, रेलवे का निजीकरण कर दिया, ये सारे इतने मुद्दे गहरा गए हैं आम जनमानस में कि इस बात को मोदी जी भी अंदरूनी तौर पर जानते हैं, और भाजपा के शीर्ष नेता भी इस चीज को जानते हैं। संघ भी इस चीज को कह चुका है कि चेहरा अब कोई और होगा, चेहरा अब मोदी नहीं होंगे, चेहरा कोई और भी होगा। संतोष जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। अभी तो लग रहा है कि भाई मोदी जी होंगे 24 में, अब आगे पता नहीं किसने क्या देखा, लेकिन अभी तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं वो। नहीं, लड़ नहीं रहे हैं दुर्गेन जी, क्षमा करिएगा, और बहुत सीनियर हैं, लड़ नहीं रहे हैं। अभी लड़ कहाँ रहे, मोदी जी निकले कहाँ? तब इसी पे तो डिबेट है महाराज, क्यों नहीं निकले, इसी पे तो चर्चा है। हम भी बड़ा चिंतित है कि मोदी जी क्यों नहीं निकले। कितने दिन बाकी रह गए, अपनी तो निकले ही नहीं है। अब तक तो जने कितनी धुआंधार रैली कर देते थे। अब पहला चरण 7 तारीख को है, बचा क्या? पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को है। हाँ, तो क्यों नहीं निकलना है? इसके पीछे का तर्क तो भाई भाजपा के शीर्ष नेता और संघ के बड़े नेता ही बता पाएंगे। हमारी समझ से तो जो है, अरे आम जनता में क्या चर्चा है? बीजेपी के लोग क्या आप संपर्क में रहते हैं, क्या चर्चा है? वो लोग क्या कह रहे हैं, उनके शीर्ष नेता क्यों नहीं निकल रहे हैं? भाई शीर्षस्थ नेता मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? शीर्ष नेता इस चीज से भय खा रहे हैं कि हम जनता के बीच कौन सा मुंह लेके जाएं। जो मुंह लेके पहले जाते थे, गुर्रा के बोलते थे, अब ये आखिरी में इनका एक ट्रम्प कार्ड चलेगा दुर्गेन जी, 5 किलो राशन वाला। 5 किलो राशन इनका अगर चला तो वही इनका नैया पार करेगा, फिर नहीं तो इनकी नैया हमको तो कहीं नहीं समझ में आ रही, क्योंकि संघ में भी अंदर बड़ी खींचतान है। चलिए मैं दूसरे चक्कर में आता हूं संतोष भाई। प्रोफेसर डॉक्टर एम एल वर्मा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, एक तो जो ये हमने चर्चा रखी है कि प्रधानमंत्री की ये जो दूरी है, या यूं कहें कि बहुत कम प्रचार में जब से घोषणा हुई है, चुनाव की आधिकारिक घोषणा हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग ने किया, उसके बाद से उनकी दूरी कहें या बहुत ही कम मिनिमम पार्टिसिपेशन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और इसके अलावा जो 5 राज्यों का मसला है, उसमें कहाँ क्या गणित है? अगर आपने कुछ बना रखा हो, आपने कुछ वहाँ के बारे में विश्लेषण कर रखा हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। प्रोफेसर वर्मा जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। अच्छा, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि ये चुनावी रैली कोई वोट नहीं होता है, पहला तो ये क्लियर होना चाहिए। जी। दूसरा राज्य का चुनाव है,
इससे पहले भी आपने सुना होगा, इस छत्तीसगढ़ का मामला था, तो जिसमें वहां पे जो वहां के सीएम थे, उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी खुद मुख्यमंत्री बनने आए या मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे ये क्लियर हुआ कि नहीं, वो अपने चेहरे पर राज्यों का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप समाजशास्त्र से मैं उसके सिद्धांत की बात करूं तो एक सिद्धांत है सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स। जी। सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स का मतलब हुआ अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। जी। ये बहुत अच्छे सोशियोलॉजिस्ट थे, विल्फ्रेडो परेटो जी। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में ये नियम है कि जो नीचे के लोग होते हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और ऊपर के जो लोग होते हैं वो सत्ता के मद में धीरे धीरे करके उनमें आलस और निरस्ता आती है जी। और वो नीचे को आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऊपर वाले नीचे आते हैं, नीचे वाले ऊपर जाते हैं, तो जी। ये परिभ्रमण चलता रहता है। जी। कुल मिलाकर के ये दिखाई पड़ता है कि अब मोदी जी का जो पहले का जो करिश्मा था, जिसको आप कह सकते थे कि उनका वो था, औरा था, वो धीरे धीरे खत्म हुआ। वो सत्ता के कारण या आलस के कारण या उनकी फेल्योरशिप के कारण। तो इसलिए ये नजर आ रहा है कि राज्यों में भी उसका असर दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि जो खबरें आ रही हैं जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सब में बीजेपी की हालत खराब है, रैलियों से वोट नहीं बनता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अब अभिजात वर्ग का परिभ्रमण शुरू हो गया है और ये परिभ्रमण होगा। अच्छा। जी। अच्छा। मतलब कुल मिलाकर आप ये मान रहे हैं कि मैं तो मान रहा था कि वर्मा जी की छत्तीसगढ़ में ठीक है, कांग्रेस अच्छी स्थिति में हो सकती है, मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति में हो सकती है, लेकिन राजस्थान में तो हमें लग रहा था बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में। आप उसको कुछ उल्टा गुणागणित बता रहे हैं कि वहां भी बीजेपी दिक्कत में है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है कि अगर राजस्थान में आपने देखा होगा कि वहां पे खुद में अंदरूनी मामला इतना सुनाई पड़ रहा है, कहीं वसुंधरा राजे, कहीं ये सचिन पायलट, कहीं ये कहीं वो, तो कुल मिलाकर के जो उनकी लड़ाई है उसमें राजस्थान आगे दिखाई पड़ रही है। दूसरा चेहरा जब आप दिखाते हैं तो मोदी जी का दिखाते हैं, और मोदी जी के चेहरे के साथ अभिजात वर्ग का परिभ्रमण लागू होता है, वहां राजस्थान का नहीं लागू होता है। और राजस्थान की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। नहीं, इसको जरा जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण जिसे आप कह रहे हैं, जरा इसको एक आम आदमी की भाषा में समझा दीजिए इसको, क्योंकि ये बड़ा जो आपका जो टर्मिनोलॉजी है बड़ी क्लिष्ट है ये, और ये क्या है कि हम लोग तो कोशिश करते हैं कि समझ जाएंगे, लेकिन दर्शक समझ नहीं पा रहा कि मसला क्या है। तो जरा इसको जरा एलेबोरेट करिए कि क्या मोदी जी अभिजात वर्ग के करीब हैं इसलिए उनका पराभव, जैसे विपक्ष कह रहा है कि पराभव हो रहा है। भाषा में ये है कि अभिजात वर्ग में वो लोग आते हैं जो ऊंचे पदों पे होते हैं जी, जिनके पास सत्ता होती है जी, वो अभिजात में आते हैं, और बाकी आम जनता होती है। आम की संख्या ज्यादा होती है और अभिजात लोगों की कम होती है। जी। अभिजात वर्ग में पहुंचते कैसे हैं? मतलब शासक और शासित, ये समझ लें हम लोग। शासक और शासित, दर्शक ये समझ लें कि जो लोग राज करते हैं वो शासक हैं, वो अभिजात हैं, और जो शासित होते हैं वो हम और आप जैसे लोग हैं, हम और आपके बीच में जी। तो जो शासक होते हैं उनमें धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो स्थिति होती है जब वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब ये स्थिति होती है कि वो अपनी मेहनत से, जैसे तमाम से आपने सुना होगा नारे जिसकी बात आजकल करते हैं, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, लेकिन ये समस्या दूर करेंगे, 15 लाख लाएंगे, वगैरह करेंगे वगैरह, अगर आप बेरोजगारी दूर करेंगे, तमाम सी चीजें हैं। अगर वो समस्या को आप दूर नहीं कर पाए, या आप एक कह सकते हैं कि सत्ता में बैठे हुए धीरे धीरे आलस आने लगती है, निरस्ता आने लगती है, तो वो उससे उसका जो अट्रैक्शन होता है वो खत्म होता है, कम होता है, और धीरे धीरे वो नीचे के लोग ऊपर को बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस समय ये स्थिति चल रही है कि ऊपर वाले नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ये तय। आपने बहुत बड़ी बात कह दी प्रोफेसर वर्मा, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई ऊपर वाले नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे। एक बड़ा अहम मसला छूटा जा रहा हमसे,
ये जो ओबीसी वाला जनगणना वाला जो मसला है कि ओबीसी की जाति जनगणना वाला मुद्दा है, ये कितना इन राज्यों में फायदा नुकसान पहुंचाएगा? जोरों से लागू होगा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं तो बीपी सिंह साहब के साथ जुड़ा हुआ था। बीपी सिंह साहब ने जब लागू किया था जी, हम लोगों ने तो, जिस समय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जाने कितनी स्टडीज मैंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाई जी, इरावती कार्रवाई की और जाने किस किस की। इसके बाद में कोर्ट फाइनल हुआ। बीपी सिंह साहब को हम लोगों ने इनिशिएट किया कि राजनीतिक रूप से और वैसे भी सामाजिक रूप से ये जरूरी है कि समाज को आपको समझना पड़ेगा, और समाज में अगर पीछे है तो उनको आगे आगे लाना पड़ेगा। यही असली राजनीति है। जिसको भाजपा ने क्या किया, उस समय उसका बीपी सिंह का से समर्थन वापस लिया, मंडल की जगह पे कमंडल उठा लिया। तो एक उस समय वो था, लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है और ये जरूरी है। ओबीसी का मैटर निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, और जिसको ये कह सकते हैं कि जहां तक संख्या की बात होती, वोट की बात होती, लोग अपना, उस समय उतनी जागरूकता नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। अब युवाओं में भी बेरोजगारी भी तमाम से दिखाई पड़ती है, इसलिए जागरूकता के नाते ओबीसी का मैटर बहुत काम करेगा। ठीक बात है। देवेंद्र यादव, प्रोफेसर वर्मा ने बड़ी बहुत निर्छीर विवेकी तरीके से पूरे मसले को रख दिया है। वो कह रहे हैं कि जो अभिजात्य वर्ग है उसका पराभव होना है। अभिजात वर्ग कौन होता? शासक। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी सत्ता है उसको नीचे आना है, और जो नीचे है ऊपर जाना है। ये साइकिल है, ये समाजशास्त्र का नियम है। एक किसी बहुत बड़े सैफुल्लाह, जिसको भी उन्होंने कोट किया है। हाँ बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी बहुत वो कमजोर हो गए, लेकिन जो सत्ता की शिथिलता आती है, सत्ता बहुत सारी चीजों पे आंखों में चश्मा चढ़ा देती है, उसकी वजह से चीजें दिक्कत में है बीजेपी। और वो कह रहे हैं जो ओबीसी का मुद्दा बहुत बड़ी मुश्किल में डालने वाला है। ओबीसी वाला जो ओबीसी की जो जनगणना है उससे बहुत मुश्किल आएगी। आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, ये बात ध्यान में रखकर बोलिएगा। बिल्कुल बोल रहा हूँ। आपकी जो बातें जो कहा है आपने, देवेंद्र यादव से प्रश्न है वर्मा जी मेरा, ये क्योंकि ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो ये इनको भी ये बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता खुलकर बच रहे हैं। अब जितने ओबीसी नेता हैं, इसमें नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये गलत बात है। देखिए, आज जो अपना आकलन है, अपना जो मानना है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आज आप ओबीसी की बात करेंगे, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, और बाकी आप हमारे केंद्रीय मंत्री देखेंगे, ओबीसी को कहीं पर भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। ओबीसी को पूरा यहाँ पर सम्मान दिया गया है। जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे एक्सरे कराओ। राहुल गांधी कह रहे हैं एक्सरे कराओ, समाज का एक्सरे, उनको एक्सरे चाहिए, तो आप एक्सरे कराने को तैयार नहीं हो। मर्ज कैसे पता चलेगा? एमआरआई, हम तो कह रहे हैं एमआरआई करा लो भाई। नहीं, जो भी उनको लगता है, जो भी है वो जांच करा लें। ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाली पार्टी है। इतनी बहुमत से तभी ये सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बनी है। ऐसे ही लोगों का मत विश्वास हासिल नहीं है। और जैसे आपने सुना होगा, उनकी 5 किलो राशन देने की बात है, पक्ष भी हमारा प्रचार प्रसार खूब कर रहा है, इसलिए हमें कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत के लोगों पर पूर्ण विश्वास है। देवेंद्र यादव ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं हो, ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं हो, यह मजबूरी है यही बोलना। जब हम काम करते हैं और काम का विश्वास जब लोग मानते हैं, तो उस पर पूर्ण विश्वास जनता के ऊपर रहता है। और जनता को मालूम है, अगर आज कोई देश की चिंता करने वाला है तो वो योगी मध्य प्रदेश में शिवराज जी हो या केंद्र में मोदी जी। शिवराज को तो किनारे लगा दिया आप लोगों ने। एक ओबीसी नेता जो थे आपकी पार्टी में, असली वाले, उनको किनारे लगा दिया आपने। कहां, कौन नाम ले रहा उनका? देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। संगठन को जब जिसको जहां इसको जो जिम्मेदारी देनी पर दायित्व की होती है, यहाँ पर कोई किसी तरीके की अपनी व्यक्तिगत बात नहीं होती। भारतीय जनता एक राष्ट्र की बात करती है, तो इसलिए विपक्ष को लगता है विपक्ष केवल काम करता है मलाई के लिए। भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता अपने स्वयं के लिए काम नहीं करता। चाहे संघ को ले लीजिए और चाहे हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ले लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं तोता पकड़ लिया हमने, वो तोता मलाई वाला तोता है, उसी तोते की मलाई खा रहे हैं लोग। वो आरोप लगा रहे हैं इस बात को लेकर, कह रहे हैं हमने तोते की गर्दन पकड़ ली, वही तोता मलाई पहुंचाता है सबको। देखिए, इनको 10 साल में खूब पता चल गया। अब
अब आगे भी इनको पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास तब करती है, सबकी चिंता करती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है भारत के लोगों पे, जो भारत माता को ठीक प्रेम है। करते हैं। आप लग रहा पूरा टाइप वाला लेकर आए, वही बोलोगे आप, हम समझ गए। प्रोफेसर एमएल वर्मा के पास जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाई सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो कह रहे हैं कि इसी नारे से उनका काम चल जाएगा, उनको कोई जाति जनगणना की जरूरत नहीं है, और उनका सबसे बड़ा नेता तो ओबीसी है। अब बताइए इसका क्या जवाब आपके पास है प्रोफेसर वर्मा? सुन लीजिए, एक डेटा दे रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश में कुछ कमीशंस हैं, जैसे कमीशन मिल लोक सेवा आयोग है जी, उच्च शिक्षा सेवा आयोग है, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग है, और योगी जी 5 साल का एक टर्म पूरा कर चुके हैं, दूसरा टर्म चल रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो किसी भी ओबीसी की जो सबसे ज्यादा संख्या कुर्मियों की, एक भी कुर्मी बता दीजिए जिसको मेंबर बनाया हो, एक भी यादव बता दीजिए जिसको मेंबर बनाया हो, जिसकी ज्यादा संख्या है। रमन, वो आप वहां पे ले लीजिए, मुख्यमंत्री ओबीसी में आते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन वही कमीशन का देख लीजिए, लोक सेवा आयोग में है, क्या नाम है आपका, उच्च शिक्षा सेवा आयोग में है, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में है। वहां पे डेटा उठा करके देख लीजिए कितने लोग मेंबर बनाया आपने। आप मौका तो देना नहीं चाहते हैं। क्या ओबीसी के लोग काम नहीं कर पाते हैं क्या? अगर ओबीसी के लोग काम मौका नहीं देंगे तो काम क्या करके दिखाएंगे? और जिसको मौका मिला उसने काम करके दिखाया है, तो कैसे सबका साथ और सबका विकास की बात आएगी? सबका साथ और सबका विकास का मतलब ये हुआ कि जब सभी वर्गों से बराबर की हिस्सेदारी हो, और अगर आपने बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी है, जो आपके हाथ में था आपने नहीं दिया है, और जो आपके हाथ में नहीं था, मान लीजिए कुछ सीटें जो जीत करके है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो ज्यादा थी। लेकिन अब आपको बताओ, कल्याण सिंह जी के समय में 4 मुख्यमंत्री कुर्मियों में होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर होते थे जी। आज कैबिनेट मिनिस्टर वो नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है। तो बेसिक चीज है कि अगर जाति के हिसाब से आप बात करेंगे तो वहां नेतृत्व का प्रश्न नहीं होता है। कि बहुत छोटा सा, और मुझे लगता है ये इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल वर्मा जी आपसे है कि क्या ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ही ओबीसी हैं, सबसे बड़े नेता ही ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी है, क्या इस बात से क्या इनका काम चल जाएगा क्या? नहीं, अरे ओबीसी है, लेकिन ओबीसी का काम क्या कर रहे हैं आप बताइए? ओबीसी के लिए, ओबीसी के रिजर्वेशन में भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह का से समर्थन वापस लिया। ओबीसी की वो गणना नहीं करा रहे हैं, जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, ओबीसी को छुपा रहे हैं। अभी एक दिन की बात आई थी सदन में जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि साथ जितने आपके सचिव हैं उसमें से 90 में से 3 लोग हैं खाली। हाँ, 5%। राहुल गांधी इस मुद्दे को जोरदारी से उठा रहे हैं कि 5% सेक्रेटरी हैं और उतना ही आपको अधिकार है फंड का एलोकेशन का। आपके पत्रकार बंधुओं में भी उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं आगे, जब मौका आप नहीं देंगे लोगों को आगे बढ़ने का। मुश्किल एक हाथ उठा, कोई कैमरामैन थे उन्होंने हाथ उठाया, मैं हूं ओबीसी, बमुश्किल। सामाजिक दृष्टि से अगर आप समाज को ढंग से नहीं देखेंगे और समाज में जिसकी जरूरत है आप उसको मौका नहीं देंगे तो बेचारा क्या करेगा? ठीक बात। ऐसे दबा कुचला हजारों साल से तो अभी पड़ा रहेगा। ठीक बात है। और वही आप काम कर रहे हैं। तो खुद से होने से, एक चेहरा दिखाने से, वो 10 साल हो गया एक चेहरा दिखाने का, वहां सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स लागू होगा। मुझे लगता है कि जो पूरे मंथन का जो सवाल था वो आपने जवाब दे दिया। आपने जवाब दे दिया सिद्धांतों के अनुसार, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों के साथ में उसका आपने जवाब दे दिया कि मोदी जी दूर क्यों हैं। चेहरा जो आपने कहा ना कि चेहरा, अब दिक्कत है चेहरे में, दिक्कत। रजा भाई, मैं आपके पास जा रहा हूं। एक तो इस बात से आप कितना सहमत हैं कि क्या ओबीसी वाला मसला जो है, क्या इन राज्यों में प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा? एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहता हूं। देखिए, ओबीसी वाला एक बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। और जो ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, इनके मन के अंदर ये बात हमेशा 24 आवर्स कोदती रहती है कि जो हमारा हिस्सा है वो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो भी सरकारें, जहां भी सरकारें हैं, उन ओबीसी भाइयों का जो हिस्सा है उस हिस्से को उनको देना चाहिए। और अगर उस हिस्से को नहीं देते हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात जरूर आएगी कि जो हमारा हक है वो अगर ठीक से हमें नहीं मिल रहा है
तो जाहिर सी बात है कि सरकारों को सोचना चाहिए, नहीं तो आम जनता सोचेगी फिर समय के ऊपर, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक बात है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए संतोष यादव को पास जाऊंगा। संतोष यादव, ये चुनाव में आप देख पा रहे हैं क्या ओबीसी का मुद्दा जिसे बीजेपी कुछ नहीं मान रही है? देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, क्या इस नारे से इनका काम चल जाएगा क्या 5 राज्यों में और लोकसभा चुनाव में? बहुत छोटी सी टिप्पणी संतोष जी, समय है नहीं बिल्कुल। नहीं, इससे इनका काम चलने वाला नहीं है। ओबीसी इस समय बहुत जागरूक हो गया है, जैसा हमारे माननीय वर्मा जी ने कहा, बहुत जागरूक हो गया है। और उसको हमेशा दलित पिछड़ा कुचड़ा इन लोगों ने बहुत कुचला सबको। अब वो सब जागरूक होकर एक मंच पे जब आ रहे हैं तो इनको ये खल रहा है और उन्हीं के खिलाफ ज्यादातर आक्रमण करते चले जा रहे हैं। जो पिछड़ा वर्ग का नेता उठा, बोले इसको जेल में डाल दो, दलित हुआ कहीं इसको किसी में फंसा दो। इनकी ये राजनीति बहुत लंबी चली आ रही है, ईडी सीडी का सहारा लेके। इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। इसका खामियाजा इनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा और ये खौफ इनको खा रहा है। और ओबीसी क्या 5 राज्यों में कोई असर पड़ेगा क्या संतोष जी? एक छोटी सी टिप्पणी बस। बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा दुर्गेश जी, आप देखिएगा नाव के बाल कितने बोले चंद दिनों में सामने आ रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या हुआ। बहुत शुक्रिया संतोष यादव, देवेंद्र यादव, सचिन रावत, बहुत बहुत शुक्रिया। रजा हुसैन रिजवी साहब आपका शुक्रिया और प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वास्तव में डॉक्टर प्रोफेसर ML वर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। जो मंथन का विषय हम लेकर आए थे वो उसका आज स्वतः ही उन्होंने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों से उस जो प्रश्न था, अनुत्तरित प्रश्न था, लगभग उसको हल कर दिया है। सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर दूरी बनाई है? तो वर्मा जी कह रहे हैं हाँ, कि बहुत सारे सवाल हैं प्रधानमंत्री के सामने, उनका जवाब उनको देना पड़ेगा और रैलियों से बहुत ज़्यादा असर वसर पड़ता नहीं है। बीजेपी भी इस बात को जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।